हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए राइट साइड में लिखा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके पास मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। हर रोज़ सुबह 6 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस की क्लास मिलेगी आपको। यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में जुड़े रहे यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद से। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ लिंक डाल रखी है। देखिए सवाल नंबर 1, समय को व्यर्थ ना करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। नंबर 1 क्या है? डोलोमाइट है क्या? ऑप्शन देखिएगा 1 अवसादी सेल, ऑप्शन 2 वित्तलीय सेल, ऑप्शन 3 आग्नेय सेल, ऑप्शन नंबर 4 कायांतरित सेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, अवसादी सेल। डोलोमाइट क्या है? तो अवसादी सेल, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिए। एल नीनो है क्या? ऑप्शन देखिएगा 1 उष्ण समुद्री धारा, ऑप्शन 2 समुद्री तूफान, ऑप्शन 3 उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ, ऑप्शन 4 तूफान टाइफून का दूसरा नाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, उष्ण समुद्री धारा। एल नीनो क्या है? तो उष्ण समुद्री धारा, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 ध्यान से देखिए। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं क्या? ऑप्शन देखिएगा 1 अकार्बनिक द्रव्य, ऑप्शन 2 खनिज, ऑप्शन 3 कार्बनिक द्रव्य, ऑप्शन नंबर 4 पोषक तत्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, कार्बनिक द्रव्य। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव्य, याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर पिछले वीडियो को आप मिस कर चुके हो तो आई बटन पे देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और मैं बार बार कह रही हूँ, जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट साइड में लिखा होगा रेड कलर में, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए सवाल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4। जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? ऑप्शन देखिएगा 1 आरंभिक विस्तारशील चरण, ऑप्शन 2 उच्च स्थिर चरण, ऑप्शन 3 विलंबित विस्तारशील चरण, ऑप्शन नंबर 4 ह्रासमान चरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, विलंबित विस्तारशील चरण। कहा गया है कि जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? तो विलंबित विस्तारशील चरण, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 ध्यान से देखिए। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा 1 ईडियोग्राफ, ऑप्शन 2 पेंटाग्राफ, ऑप्शन 3 अग्रोग्राफ, ऑप्शन 4 सीज्मोग्राफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सीज्मोग्राफ, याद रखना है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सीज्मोग्राफ, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 ध्यान से देखिए। जादूगोडा की खाने प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिएगा कहाँ के लिए? 1 लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन 2 माइका के भंडारों के लिए, ऑप्शन 3 स्वर्ण के भंडारों के लिए, या ऑप्शन नंबर 4 यूरेनियम के भंडारों के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, यूरेनियम के भंडारों के लिए, याद रखना है। जादूगोडा खाने प्रसिद्ध है कहाँ के लिए? तो यूरेनियम के भंडारों के लिए, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 ध्यान से देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? ऑप्शन देखिएगा 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु नहीं है? ऑप्शन देखिएगा 1 इडुक्की, ऑप्शन 2 अलियार, ऑप्शन 3 पेरियार, ऑप्शन 4 कुंदाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, इडुक्की। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो इडुक्की, याद रखना है। तमिलनाडु में नहीं है तो कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो इडुक्की।
क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के अन्य देशों पर आश्रित है? ऑप्शन देखिएगा, 1 इंग्लैंड, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 जापान, 4 टर्की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ टर्की। कहा गया है कि कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है, तो टर्की, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 11 ध्यान से देखिए, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है? ऑप्शन देखिएगा, 1 ईख की, 2 धान की, 3 कपास की या 4 गेहूं की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ धान की, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है धान की, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 12। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टॉप क्वेश्चंस आते हैं इसमें हर रोज 8 बजे जनरल अवेयरनेस के टॉप क्वेश्चंस और हर रोज सुबह 6 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आते हैं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद को। देखिए सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग मुंबई पतन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 लोहा और इस्पात उद्योग, ऑप्शन 2 चीनी और सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन 3 सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग, ऑप्शन नंबर 4 इंजीनियरिंग और उर्वरक उद्योग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 13 ध्यान से देखिए, मांग के नियम में कथन अन्य बातें स्थिर रहती है, इसका अर्थ है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, ऑप्शन 2 अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन ना हो, ऑप्शन 3 उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन ना हो, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ उपयुक्त सभी, यानी कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन ना हो, ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपयुक्त सभी। मांग के नियम में कथन अन्य बातें स्थिर रहती है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 14 देखिए, कोई फर्म समस्यावस्था में होती है जब इसकी, ऑप्शन देखिएगा साम्यावस्था में होती है जब इसकी 1 सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो, ऑप्शन 2 कुल लागत न्यूनतम हो, ऑप्शन 3 कुल आय अधिकतम हो, ऑप्शन नंबर 4 औसत आय तथा सीमांत आय बराबर हो। कहा गया है कि कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जब इसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। ऑप्शन नंबर 1 सही है, कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 15 ध्यान से देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO को पहले कहते थे क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 GATT, ऑप्शन 2 UNICEF, ऑप्शन 3 UNCTAD, या ऑप्शन नंबर 4 FAO। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ GATT। विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहते थे? GATT, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 16 ध्यान से देखिए, नकद मंजूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी क्या होगी? ऑप्शन देखिएगा, 1 बढ़ेगी, 2 घटेगी, 3 स्थिर रहेगी, या 4 लचीली हो जाएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ लचीली हो जाएगी। नकद मजदूरी ज्ञात होते हुए किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी लचीली हो जाएगी, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 17 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को कहते हैं क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 व्यापार शेष, ऑप्शन 2 भुगतान संतुलन, ऑप्शन 3 व्यापार की संतुलित स्थिति, या ऑप्शन नंबर 4 व्यापार से लाभ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ व्यापार शेष। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार शेष, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिए, मूल्य वर्धित कर क्या है? ऑप्शन देखिएगा, 1 उपभोक्ताओं पर लगाया गया एक सरल
पारदर्शी भुगतान करने में आसान कर। ऑप्शन 2, उच्च आय वर्ग पर कर का भार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दिया गया एक नया उपक्रम। या ऑप्शन नंबर 3, एक अकेला कर जो अधिप्रभाव, पर्यावरण कर आदि राज्य करों का स्थान लेता है। या ऑप्शन नंबर 4, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादकों पर लगाया जाने वाला एक नया कर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, उपभोक्ताओं पर लगाया गया एक सरल पारदर्शी भुगतान करने में आसान कर। मूल्य वर्धित कर क्या है? तो उपभोक्ताओं पर लगाया गया एक सरल पारदर्शी भुगतान करने में आसान कर है। याद रखना है, मूल्य वर्धित कर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19 ध्यान से देखिए। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ऑप्शन 2, निर्यात में वृद्धि और विदेशी आरक्षित निधि में कमी। ऑप्शन 3, आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। या ऑप्शन नंबर 4, निर्यात और आयात में वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20 ध्यान से देखिए। भारत में पित्त क्रांति का संबंध है किसके साथ? ऑप्शन देखिएगा, 1, धान के उत्पादन के साथ। ऑप्शन 2, तिलहन के उत्पादन के साथ। ऑप्शन नंबर 3, चाय के उत्पादन के साथ। या ऑप्शन नंबर 4, फूलों के उत्पादन के साथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, तिलहन के उत्पादन के साथ। भारत में पित्त क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन के साथ। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 21 ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, अगर किसी कारणवश आप पिछले वीडियो को मिस कर गए हैं या आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और पिछले करेंट अफेयर को या कोरोना से रिलेटेड, वंदे भारत मिशन से रिलेटेड, वेंटिलेटर से रिलेटेड या हंता वायरस से रिलेटेड कोई भी वीडियो और या करेंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस को मिस कर गए हो तो आप आई बटन पे चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप मेरे चैनल पे जाकर भी देख सकते हो। और आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जा करके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि टॉप क्वेश्चन और सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद को। देखिए सवाल नंबर 21 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मक्का, 2 चना, 3 प्याज या 4 गेहूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, चना। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? तो चना को भारत में नकदी फसल माना जाता है। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22 ध्यान से देखिए। हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोर देता है किस पर? ऑप्शन देखिएगा, 1 सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तीव्र वृद्धि पर। ऑप्शन 2 प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर। या ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक विकास पर। या ऑप्शन नंबर 4 चिरस्थायी विकास पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर। पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोड़ देता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 23 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 23। 11 यूरोपीय राष्ट्रों में शुरू की गई साझी मुद्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 यूरो पाउंड। ऑप्शन 2, ऑप्शन यहाँ पर देखिए मिस टाइप हो गया, ये इधर होगा और ये इधर होगा। ऑप्शन 2 है यूरो। ऑप्शन 3 यूरो डॉलर। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यूरो। याद रखना है। 11 यूरोपीय राष्ट्रों में शुरू की गई साझी मुद्रा को क्या कहते हैं? यूरो। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 24 ध्यान से देखिए। निक्षेप सेवाएं किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 सावधि निक्षेपों की एक नई योजना। ऑप्शन 2 शेयर बाजार को विनियमित करने की एक विधि। ऑप्शन 3 प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी। या ऑप्शन नंबर 4 निवेशकों के लिए एक सलाहकार सेवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी। निक्षेप सेवाएं किसे कहते हैं? तो प्रतिभूतियों
विभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी को निक्षेप सेवाएं कहते हैं, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 25, ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो, मैं फिर से कह रही हूँ, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा, टेलीग्राम, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, और खास करके कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये उनके लिए वरदान है। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। एग्जाम्स की तैयारी करने वाले यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद से जुड़े रहें, कभी भी गलत इसमें तैयारी नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें आपको। देखिए सवाल नंबर 25, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 अरस्तु, 2 डार्विन, 3 कुवियर या 4 सुकरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, डार्विन। इसका सही आंसर है डार्विन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? डार्विन को, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 26, ध्यान से देखिए। भोपाल गैस कांड किसके रिसाव से संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 सल्फर डाइऑक्साइड या ऑप्शन नंबर 4 मेथिल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, मेथिल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। भोपाल गैस कांड किसके रिसाव से संबंधित है? तो मेथिल आइसोसाइनेट से, याद रखना है। मेथिल आइसोसाइनेट से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 27, ध्यान से देखिए। आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है किसके लिए? ऑप्शन देखिएगा, 1 रक्तचाप कम करने के लिए, ऑप्शन 2 निर्जलीकरण को रोकने के लिए, ऑप्शन 3 थायराइड के काम के लिए या ऑप्शन नंबर 4 सैलिवरी ग्लैंड के लिए, लाला ग्रंथि के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, थायराइड के काम के लिए। आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है थायराइड के काम के लिए, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 28, ध्यान से देखिए। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 नाइट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन 2 ओजोन होती है, ऑप्शन 3 कार्बन मोनोक्साइड होती है या ऑप्शन नंबर 4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से देखिए। लाख बनाई जाती है, ऑप्शन देखिएगा, 1 पेड़ से, 2 एक किट से, ऑप्शन 3 एक बिल्ली से, ऑप्शन 4 एक कस्तूरी उंदर से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, एक किट से। लाख किससे बनाई जाती है? किट से, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद को। देखिए सवाल नंबर 30, संरोध विनियम का संबंध है किससे? ऑप्शन देखिएगा, 1 पौधों की बढ़िया किस्म पैदा करने से, ऑप्शन 2 रोगयुक्त जीव के प्रवेश को रोकने से, ऑप्शन 3 रोगयुक्त पौधे पर कीटनाशी का छिड़काव करने से या ऑप्शन नंबर 4 रोगयुक्त जीव की पहचान करने से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रोगयुक्त जीवों के प्रवेश को रोकने से। संगरोध विनियम का संबंध है रोगयुक्त जीव के प्रवेश को रोकने से, याद रखना है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले दिन टॉप क्वेश्चंस के साथ, सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।